नमस्ते आदाब, मैं एनका दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। CBN न्यूज 18 हर समस्या में आपके साथ, हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। श्री SS केडिया सर, डिविजनल रेलवे मैनेजर DRM सर, और एडिशनल DRM सर श्री सुनील कुमार सुमन सर। नमस्कार सभी को। मेरा नाम निखिल सिंह है, मैं वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर TRD। नमस्कार, मैं जय पाल्टा सिंह, वरिष्ठ मंडल इलेक्ट्रिक विद्युत इंजीनियर जनरल सर्विस। नमस्कार सभी को, मैं हिमांशु नामदेव, वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक। पूछने दो प्रश्न पूछने दो, कृपया पूछ सकते हैं तीनों डिपार्टमेंट्स के बारे में। सर आप ये बताइए कि जिस तरह आपने बताया कि विद्युतीकरण में गुजरात डिवीजन में 100% के लगभग होने जा रहा है, लेकिन इसमें जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टर बेस पे हो या रेलवे डिपार्टमेंट हो, तो वो एम्प्लॉइज के लिए क्या सेफ्टी है? जब से विद्युतीकरण हो रहा है तब से आज तक के कई हादसे हुए, लेकिन इसमें हादसे में कोई सेफ्टी कैसे आपके ओर से कोई ऐसा काम किया जा रहा है कि जो है एम्प्लॉइज की जान बचे? देखिए, हमारा रेलवे जो है वो करीब करीब, अगर मैं सबसे पहले जो विद्युतीकृत हुआ है सेक्शन उसकी बात करूं तो 50 साल से ऊपर हो चुका है हमको। तो हम इस मामले में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में काम करने के लिए। और जो आप सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज की सेफ्टी या कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स जो भी इलेक्ट्रिफाइड टेरिटरी में काम कर रहा है उसकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम जितने सेफ्टी पैरामीटर्स आप जो भी कह लीजिए, जैसे सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, हेलमेट है, सेफ्टी बेल्ट्स हैं, सेफ्टी शूज हैं, फिर क्योंकि आप 25,000 वोल्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल साइड में ज्यादा सेफ रहने की जरूरत है। तो उसके लिए उनको हैंड ग्लव्स दिए जाते हैं। ट्रेनिंग हमारी रेगुलर होती है। नए लोगों की जब रिक्रूटमेंट होता है तो उनकी 1 साल की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। अगर टेक्नीशियंस वगैरह हैं तो उनकी 3 साल तक ट्रेनिंग चलती रहती है। कॉम्पिटेंसी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं अपने लोगों को। तो हर ओर से हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे लोगों की वर्किंग सेफ है। बिल्कुल, लेकिन सर उसके बावजूद भी जो है हादसे होते हैं ना, उसके बाद क्या है? देखिए, अगर कोई हादसा होता है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई हादसा होता है तो उस केस में हम उस हादसे को ऐसे नहीं छोड़ते, हम उसमें पूरी इंक्वायरी करते हैं और उससे जो भी निकल के आता है, जो भी निष्कर्ष निकलता है, उस पर हम 100% पूरे एक्शन प्लान के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये इन ऑल सीरियसनेस हम इंश्योर करते हैं कि ऐसा कोई दुर्भाग्यपूर्ण हादसा कभी भी दोबारा ना हो। और सर एक बात और, कि जिस तरह विकास के नाम पर, विद्युतीकरण के नाम पर जो है, अभी आपने देखे भुसावल डिवीजन में दोनों तरफ, स्टेशन के दोनों तरफ जो है पेड़ काटे गए, लेकिन उसके पेड़ काटने का वो पेड़ उनके बजाय कोई दूसरे पेड़ नहीं लगाए गए, ना ही उसमें कोई शिफ्टीकरण किया गया। यानी वातावरण, विद्युतीकरण और विकास जितना जरूरी है उतना अपना पर्यावरण वो भी बहुत जरूरी है ना। नहीं, ऐसे हमारे इन्वायरमेंट नाम का हमारा अलग से डिपार्टमेंट है, जो CNT में मैकेनिकल डिपार्टमेंट हमारे मुख्य है। हमारा एक इन्वायरमेंट का अलग से डिपार्टमेंट लगाते भी पेड़, जैसे हम इंस्टीट्यूट में भी लगाए हैं, स्टेशन में लगाए गए, लेकिन नीम और पीपल के पेड़ थे वो उस वक्त। उसको हम चलाते भी हैं और बड़े भी होते हैं, वो अन्य भी रेगुलर हमारा अलग से डिपार्टमेंट है उसको, कि उसको बढ़ाने के लिए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमारा टाइप भी है, हमारा इंजीनियरिंग विभाग भी और मैकेनिकल विभाग भी। सर लेकिन यहाँ पर जो पीपल और नीम के पुराने पेड़ थे वो नहीं लगाए गए, उनके नाम पे दूसरे पेड़ लगाए। आपको जो डिटेल्स है कौन से टाइप के पेड़ से, कितनी संख्या में पेड़ से, मैं आपको डिटेल्स अभी मैकेनिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्राधिकारी है नहीं, आज का टॉपिक अलग था, अब कुछ कहता समय दे दूंगा उसका। आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। और हमारा जो पोल्यूशन विभाग है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमने एनवायरमेंटल सर्टिफिकेट्स भी लेते हैं। इवन उन्होंने सर्टिफाई किया कि रेलवे इज मोस्ट इकोनॉमिकल फ्रेंडली। जितने लोगों को हम लेके जाते हैं डेली, हम कितने करोड़ लोगों को लेके जाते हैं, जितना हम कार्बन फुटप्रिंट करते हैं, जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत कम है परसेंटेज वाइज।
सबसे लेस पोल्यूशन वाला ये एयर से कंपेयर, रोड से कंपेयर करो या पानी वाले इससे कंपेयर करो एकदम। हाँ, आप जैसे रोड से कोई चीज को कैरी अगर करते हैं तो जितना आप फ्यूल खर्च करते हैं उससे 1/6 इकोनॉमिकल रेलवे है। देखिए क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एक चीज हुआ, इलेक्ट्रिफिकेशन तो हम लोग पहले बहुत समय से कर रहे हैं, लेकिन पिछले 7-8 सालों से जिस स्पीड से हम लोगों ने किया है उसके महत्व को आप समझिए। हमारा जो एक इलेक्ट्रिक लोगो है कम से कम 300 से 350 टन कार्बन डाइऑक्साइड का सेविंग करता है। मतलब अगर उसके जगह पे अगर आप डीजल लोगो चलाएंगे तो जितना पोल्यूट करेगा उसके जगह इतना जो कार्बन डाइऑक्साइड कम इमिट कर रहा है इलेक्ट्रिक लोगो चलाने से, वो भी एनवायरमेंट का सेविंग है। अगर आप देखें तो मोस्टली इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है ट्रैक के किनारे जब लोग मास्क लगाते हैं, ऑलमोस्ट वो रेलवे के टेरिटरी और मुश्किल से मास्क जो होते हैं वो 2.5 मीटर दूर के केवल होते हैं। तो सेफ्टी के लिहाज से ऑलरेडी पेड़ जो होते हैं वो कभी भी ट्रैक के इतने नजदीक होते ही नहीं है, ज्यादातर बहुत कम पेड़ों को काटना पड़ता है इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। तो इलेक्ट्रिफिकेशन जहां भी हो रहे हैं उसकी वजह से पेड़ कटने की संख्या बहुत नगण्य है, लेकिन उसकी वजह से जो सेविंग हो रही है, जो आप इलेक्ट्रिक लोगों को चला रहे हैं उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कम बच रहा है वो थाउजेंड्स में है, थाउजेंड्स मैट्रिक टन में है। तो ये बिकॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो इलेक्ट्रिफिकेशन का वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज है हम लोग का। और ये जैसे जैसे अभी भुसावल डिवीजन तो 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गया 40 गांव धुले में जो हुआ। दूसरा जो आप मनी सेविंग करते हैं जैसा कि बताए थे मैंने, हम लोग ऑलमोस्ट ओनली बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन भुसावल डिवीजन केवल 400 करोड़ रुपया के आसपास पर मंथ सेविंग कर रहा है एक डिवीजन। तो सोचिए इंडियन रेलवे कितना सेव कर रही है उसकी वजह से। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इलेक्ट्रिफिकेशन हम लोग के लिए बहुत बड़ा गोल है। इसमें इलेक्ट्रिक लोको जैसा बता रहे हैं सीनियर TRS साहब ने बताया, इलेक्ट्रिक लोको में भी पहले कन्वेंशनल लोको होते थे, अब की वो 3 फेज टेक्नोलॉजी के लोको बन रहे हैं जो IGBT बेस्ड करते हैं। टेक्नोलॉजी के जो लोको बन रहे हैं वो एक कन्वेंशनल लोको से 30 to 40% ज्यादा एनर्जी इफिशियंट होते हैं। तो इसके अभी आज की डेट में भारत के जितने भी इलेक्ट्रिक लोको बनाए जाते हैं और केवल कन्वेंशनल लोको हम लोगों ने बनाना ही बंद कर दिया, केवल 3 फेज लोको बनाए जा रहे हैं। तो उससे जो एनर्जी इफिशियंसी और मिल रही है और सभी जितने 3 फेज लोको होते हैं सभी में रीजनरेटिव कैपेसिटी होती है, वही जो रीजनरेट कर सकते हैं। जितना एनर्जी वो कंज्यूम करते हैं उसके लगभग 30 से 35% एनर्जी वो रीजनरेट कर सकते हैं सभी इलेक्ट्रिक लोको अपने कार्य के दौरान। जब भी आप वो पावर खींचते तो है, जब वो कोस्टिंग में रहते हैं तो वो पावर रीजनरेट करके वापस OHE को देते हैं, उससे ओवरऑल एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम हो जाते हैं। अगेन वहां पे सेविंग होती है। तो एनर्जी कंजर्वेशन सेविंग जैसे हम लोग जानते हैं कि एनर्जी सेविंग इज मनी सेविंग बेसिकली डायरेक्टली। हम लोग अपने घर में भी देखें बिजली अगर हम लोग बचाते हैं तो हम लोग डायरेक्टली मनी बचा रहे हैं। तो जितने जैसे आप एग्जाम्पल से ये समझ लीजिए कि एक अगर हाई मास्ट का टावर है, जो आप हाई मास्ट टावर देखते होंगे स्टेशनों पे, पहले उसमें 400 वाट के जो एक बल्ब लगते थे, मीटर लाइट के बल्ब लगते थे, उसकी जगह पर लोग 80 वाट के इंडक्शन लैंप जो लगाते हैं, LED लैंप जो लगाते हैं, यानी 1/5 आपका एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है वहां। तो एनर्जी कंजम्पशन जब भी होता है तो एनर्जी एनवायरमेंटल सेविंग होता है कि कहीं ना कहीं तो वो एनर्जी जो आप बना रहे हैं वहां भी कहीं कहीं पॉल्यूशन होता है। तो एनर्जी सेविंग इटसेल्फ इज एनवायरमेंटल फ्रेंडली। शुक्रिया सर। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन मैं पूछ नहीं पाया और मैं जर्नलिस्ट को पूछते हैं सर, अपार्ट फ्रॉम दिस कन्वेंशन और एनर्जी LEDs वगैरह, लोगों की और बिहाफ ऑफ पब्लिक ऑफ देवलाली जो कि आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड है, उनके बिहाफ में आपसे पूछना चाहता हूँ, आजू बाजू में 52 ऐसा खेड़े गाँव टाइप है और आर्मी एरिया है, लेकिन फिर भी वहाँ मेल एक्सप्रेस फॉर एग्जाम्पल कुशीनगर जो पहले रुकती थी लॉकडाउन से पहले, शटल हुई इगतपुरी मनमाड शटल, ये पंजाब में ये गाड़ियां रुक क्यों रह जाएंगी? नमस्कार, मैं उस दिन आया और आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका पर्पस कुछ दूसरा है, लेकिन आपने एक सवाल ऐसा किया है कि जो सबसे जुड़ा हुआ है। आज भी हमारी MP खंडवा साहब से एक मीटिंग थी, उसमें भी इस तरह के सवाल लेके आए।
तो पहले जो गाड़ियां चल रही थी हमारी भारतीय रेल में, आपको याद होगा कि कोविड के समय गाड़ियां बंद कर दी गई। जब कोई भी गाड़ी चलती है तो उसमें सेफ्टी की एक बहुत रिक्वायरमेंट होती है। और पहले कई सालों से जब से इंडियन रेलवे शुरू हुई या सबके टाइम टेबल बने हुए थे उसके हिसाब से गाड़ियां चल रही थी। तो पब्लिक की डिमांड पर या जनप्रतिनिधियों के डिमांड पर बहुत सारी गाड़ियां चलाई गई थी, कई स्टेशनों पर रुकती थी। उनकी कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं थी और जो हमारी जनता थी वो भी उससे अकस्टम्ड हो गई थी, ट्यून हो गई थी, उसके हिसाब से उनकी दिनचर्या भी बन गई थी। जब कोविड आया तो भारत सरकार को एक मौका आया कि जो हमारे एसेट हैं, जो भी चीज आप यूज करते हैं उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। जो हमारे ट्रैक हैं वो मेंटेन नहीं हो पा रहे थे और उसमें दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ती जा रही थी। तो भारत सरकार ने एक फैसला किया कि एक इस समय कोविड में गाड़ियां ऑलरेडी बंद है, इसको पुरानी थॉट प्रोसेस को हम पूरा जीरो करेंगे, नए तरीके से हम दोबारा सिस्टम को डिजाइन करेंगे। और जो नए तरीके से सिस्टम को डिजाइन किया गया उसमें 3 घंटे का ट्रैक मेंटेनेंस के लिए कॉरिडोर बनाया गया। मतलब कि 24 घंटे में 3 घंटे गाड़ियां नहीं रहेंगी कोई पार्टिकुलर सेक्शन में, बाकी 21 घंटे में गाड़ियां चलाई जाएंगी और उस 3 घंटे में ट्रैक का मेंटेनेंस किया जाएगा, जिससे कि जो गाड़ियां चल रही हैं वो सेफ हो, पब्लिक की सेफ्टी हो उसमें। और धीरे धीरे हम लोग, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग मैकेनाइज्ड मेंटेनेंस पे भी शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो उससे कम समय में ज़्यादा मेंटेनेंस किया जा सकता है। पहले लेबर मेंटेनेंस था, लेबर को ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था, लेकिन मशीन चलने के लिए कॉरिडोर चाहिए। मशीन जाएगी तो उसमें दूसरी गाड़ी नहीं चल सकती। तो एक जीरो बेस्ड टाइम टेबल बनाया गया कि 3 घंटा छोड़ करके उनका एक कॉरिडोर छोड़ करके बाकी के समय में किस तरीके से टाइम टेबलिंग की जाए। तो जब जीरो बेस्ड टाइम टेबल बनाया गया तो एक तो ये हुआ कि बहुत सारे गाड़ियों के टाइम शिफ्ट हो गए, क्योंकि सभी को एडजस्ट करना संभव नहीं होता है। कई गाड़ियों के टाइम टेबल में टाइम कम हो गए और कुछ ऐसी भी गाड़ियां थी जिनको कि निरस्त कर दिया गया। और उन सब में एक स्टडी की गई कि किस गाड़ियों में कितने लोग चलने वाले हैं, किस स्टेशन से चलने वाले हैं। वो भी एक रेलवे बोर्ड का फार्मूला है कि उसके हिसाब से कहाँ पर गाड़ी का रुकना जस्टिफाइड है, कहाँ पे नहीं है, उसके हिसाब से जीरो बेस्ड टाइम टेबलिंग की गई। इसमें निश्चित रूप से कुछ लोगों को नुकसान भी हुआ क्योंकि उनकी आदत बनी हुई थी, वैसी दिनचर्या बनी हुई थी। बट स्टडी के हिसाब से शायद वहाँ पर उतनी गाड़ियों की जरूरत नहीं थी। तो अभी जो ज़्यादातर डिमांड हमारे पास आ रही है उसमें यही कि लोगों की, जैसे देवलाली पे कितनी गाड़ी दिखती है? 5 पेयर दिखती है और पहले 22 होती थी। खाली आपकी देवलाली की समस्या नहीं है, बहुत हर स्टेशन से इस तरह की डिमांड आ रही है। और उसमें एक सेफ्टी के हिसाब से गाड़ी चलाने के लिए हमको कंट्रोल करना पड़ा और कई गाड़ियां हमको निरस्त करनी पड़ी। तो वो देवलाली से कैंटोनमेंट एरिया है, वहाँ से डिमांड भी आई हुई है, वो हमने एग्जामिन करके हेडक्वार्टर को भेजा हुआ है। क्योंकि गाड़ी भले ही 2 मिनट रुकती हो लेकिन उसका इम्पैक्ट गाड़ी को शुरू होने और स्टार्ट होने में 10 से 15 मिनट जाते हैं। क्योंकि गाड़ी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है, बहुत लंबी दूरी तय करती है, तो गाड़ियों का रुकने का फैसला एक डिवीजन के हाथ में नहीं होता है। कई बार वो कई डिवीजन कवर करती है और कई जोन भी कवर करती है। ये सभी फैसले रेलवे बोर्ड द्वारा लिए जाते हैं। तो जो जनप्रतिनिधियों की डिमांड आती है उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं, हेडक्वार्टर भेजते हैं। हेडक्वार्टर हमारा जो मध्य रेलवे का बॉम्बे में है, फिर वहाँ से एग्जामिन होकर रेलवे बोर्ड जाता है। रेलवे बोर्ड टोटलिटी में देखता है कि पूरे हिंदुस्तान में गाड़ी कहाँ चल रही है, क्योंकि एक भी स्टॉपेज बढ़ाया तो उसका एक रिपल इफेक्ट रहेगा, बाकी गाड़ियों पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए पूरे फैसले रेलवे बोर्ड के हाथ में है। तो जो आपका पर्टिकुलरली देवलाली की बात कहें तो वहाँ कैंटोनमेंट से डिमांड आई हुई है, वो हमने हेडक्वार्टर भेजा हुआ है। सर, भुसावल में राजधानी एक्सप्रेस भी नहीं रुकती ट्रेन है और वो कम रुकती है इसलिए स्पेशल है। तो आजकल बाकी पैसेंजर ट्रेन के अंदर अगर आप रुकने लगेंगे तो राजधानी वो नहीं कहला पाएगा। हाँ जी, बड़े तो हमारे बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स है जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। एक मेन जो हमारे जो ओवरहेड वायर रहता है OHE, वो एक डिपार्टमेंट है, और दूसरा जो इलेक्ट्रिक लोको इंजन जो रहता है उसका डिपार्टमेंट, और तीसरा जनरल सर्विसेज, ट्यूबलाइट फैन स्टेशन पे जो रहते हैं, सोलर पैनल्स वगैरह,
तो तीनों डिपार्टमेंट के हमारे शाखा अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है, तो 1 बाय 1 वो बताएंगे हमें कि उन्होंने कैसे मेजर्स लिए हैं एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। तो सबसे प्रथम मैं श्री निखिल जी को अनुरोध करता हूँ, जो ओवरहेड वायर ओएचसी के शाखा अधिकारी है, कि वो आपको बताएंगे इसके बारे में। मेरा नमस्कार। जैसा कि सीनियर डीसी साहब ने आपको बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड हमारे रेलवे विभाग में बहुत सारी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इसी से रिलेटेड विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय और रेल मंत्री महोदय के लीडरशिप में हम बहुत तेजी से 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा लगभग 85% जो ब्रॉड गेज रूट है वो आज के डेट में इलेक्ट्रीफाई हो चुका है और जल्दी हम 100% मिशन इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव कर लेंगे। इस मामले में हमारा भुसावल डिवीजन जो है ये एक काफी पुराना इलेक्ट्रीफाइड डिवीजन है, क्योंकि शुरू में जब पहले फेज में इलेक्ट्रिफिकेशन के विषय में सोचा गया था, उस समय जिन रूट से ज्यादा ट्रैफिक हुआ करती थी उनको सबसे पहले इलेक्ट्रीफाई करने की प्लानिंग करी गई थी और उनमें हमारा भुसावल मंडल जो कि मध्य रेल का भाग है ये भी आता है। तो हमारा जो सबसे पुराना सेक्शन है भुसावल इगतपुरी, जो कि 1969 में इसका विद्युतीकरण किया गया था। इसके अलावा हमारे जो 2 और बड़े भाग हैं, जो भुसावल बडनेरा और भुसावल खंडवा रूट है, वो भी 1990 और 1992 में क्रमशः विद्युतीकरण इनका किया गया था। इनके विद्युतीकरण के बाद, क्योंकि हमारा काफी पुराना एक विद्युतीकृत मंडल है, तो हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। इसी दिशा में एक रिसेंट स्टेप जो लिया गया है वो है 2x25 kV ट्रैक्शन। एक छोटा सा मैं इस विषय में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि हमारी जो ऊपर की वायर है वो 25,000 वोल्ट पे उसकी सप्लाई दी जाती है। आप लोगों ने स्टेशन प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। तो अब क्योंकि हम एज ए रेलवे ऑर्गेनाइजेशन हम और ज्यादा लोडिंग करना चाहते हैं, अपने ट्रेनों की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए हमको और ज्यादा पावर की जरूरत है। तो इस दिशा में हम अपनी जो ओएनजी की सप्लाई है उसको अपग्रेड करने जा रहे हैं। अभी हम 25 केवी देते हैं, अब वो 2x25 केवी कर दी जाएगी, जिससे कि हम और ज्यादा पावर दे सके और जो लॉन्ग हॉल वाली ट्रेनें हैं, जो हेवी हॉलेज वाली ट्रेनें हैं, उनको हम खींच पाएंगे, जो कि हमारा एक मिशन रफ्तार है जिसमें हमको 3000 मीट्रिक टन की लोडिंग करनी है। तो उसके लिए ये एक 2x25 जो है उसका ही एक भाग है। ये प्रोजेक्ट अभी रेलवे बोर्ड से सैंक्शन हुआ है और बजट में भी इसमें काफी राशि दी गई है और अगले 1 साल के अंदर ग्राउंड पे इसका प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंजर्वेशन से रिलेटेड स्टेप्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक लोको और डीजल लोको के बीच जो मतलब हम डीजल लोको का रनिंग कम करके जो फॉरेन डीजल जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इससे हमारी फॉरेन करेंसी जो जाती है वो भी बच रही है। इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए मैं अपने अगले साथी को आमंत्रित करूँ। नमस्ते, सभी को नमस्कार। मेरा भुसावल मंडल में विद्युत लोको शेड है जहाँ पे 220 इलेक्ट्रिक लोकोस की होल्डिंग है। हम कंप्लीट डीजल से इलेक्ट्रिक लोको पे पूरा शिफ्ट हो चुके हैं। 220 एक डीजल लोको करीबन 1000 GTM के लिए 250 रुपए मतलब करीब लगते हैं, जबकि 50 रुपए लगते हैं एक इलेक्ट्रिक लोको 1000 GTM चलाने में, मतलब 5 टाइम्स कम कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिक लोको। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक लोको शेड भुसावल में सभी इलेक्ट्रिक लोको हैं। इसी प्रकार से हम इलेक्ट्रिक लोको में भी 2 टाइप के हैं, कन्वेंशनल और 3 फेज। हम धीरे धीरे सभी 3 फेज लोको की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। मैं अलविदा लेती हूँ। आपकी दिव्या कांबले देखते रहिए CBN Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।